हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल मेडिकल साइंस हिंदी में, जहां हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स को आसान हिंदी में और एग्जाम फोकस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है सेल न्यूक्लियस, और इसमें हम देखेंगे न्यूक्लियस और उसके सभी पार्ट्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एक यूकैरियोटिक सेल, और इस सेल में मैं जूम इन करूं तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या होता है? बेसिकली न्यूक्लियस सेल का कंट्रोल सेंटर है, या जिसे हम ब्रेन कह सकते हैं। तो अगर आप इस सेल को देखेंगे, इसमें कई सारे ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, और ये सब लगे हुए हैं प्रोटीन सिंथेसिस में, प्रोटीन को बनाने में। तो ये सेल अगर एक, समझ लीजिए, एक फैक्ट्री है प्रोटीन बनाने की, तो इसमें ये जो न्यूक्लियस है एक कंट्रोल रूम है। ठीक है। तो न्यूक्लियस जो है ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होता है। ठीक है। तो न्यूक्लियस को समझने के लिए मैंने यहाँ पे न्यूक्लियस को दो हिस्सों में बांट दिया है। एक है न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियर कंटेंट। तो मैं इसे जूम इन करती हूँ और स्ट्रक्चर को बताते हुए मैं इसे समझाऊंगी। तो न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो तीन चीजों से बना है। एक है आउटर लेयर। तो यहाँ इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये जो लेयर है ये है आउटर लेयर, और ये बना है फॉस्फोलिपिड लेयर से। फॉस्फोलिपिड लेयर से। आपने सेल मेम्ब्रेन का वीडियो अगर नहीं देखा है तो देख लें, ये सिमिलर स्ट्रक्चर है। ये जो आप येलो कलर का हेड देख रहे हैं ये है फॉस्फेट, और जो टेल्स देख रहे हैं रेड कलर की, ये जो टेल्स है ये है लिपिड टेल्स। तो ये आउटर लेयर बना है फॉस्फोलिपिड लेयर से, और सिमिलरली ये इनर लेयर भी बना है फॉस्फोलिपिड लेयर से। ठीक है। तो इसके आउटर लेयर है, इनर लेयर है, और आप देखेंगे कि ये हरे रंग का एक लेयर है अंदर, इनर लेयर के अंदर, ये है लैमिन्स। ये है लैमिन प्रोटीन। इसका फंक्शन क्या है मैं इवेंचुअली बताऊंगी आपको। और इस मेम्ब्रेन पे आप देखेंगे ये कुछ पैसेजेस हैं। ठीक है। ये अंदर और बाहर मॉलिक्यूल जाने का एक रास्ता, इसे हम कहेंगे कोर, सॉरी पोर, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर पोर। तो न्यूक्लियर एनवेलप बना है इनर लेयर, आउटर लेयर और न्यूक्लियर पोर से। इन सब के फंक्शंस को हम देखेंगे डिटेल में थोड़ी देर में। और न्यूक्लियर कंटेंट जो है वो हो गया इसके अंदर का भाग। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये येलो स्ट्रैंड्स जो हैं ये हैं बेसिकली क्रोमेटिन। क्रोमेटिन जो डीएनए कैरी करता है, डीएनए के स्ट्रैंड्स। और ये जो ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस रिस्पॉन्सिबल है राइबोसोम बनाने के लिए, और ये न्यूक्लियोलस बेसिकली है आरएनए प्लस प्रोटीन। ये न्यूक्लियोलस इन दोनों चीज़ों से बना है, और इन दोनों चीज़ों की वजह से ये राइबोसोम्स तैयार कर सकता है। ठीक है। तो और ये न्यूक्लियोलस और ये डीएनए इस जेली लाइक सब्सटेंस में तैर रहे हैं, जिसका नाम है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है। तो इनर न्यूक्लियर कंटेंट क्या है? एक है न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन, या जिसे हम कहेंगे डीएनए, जो बेसिकली जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है, और न्यूक्लियोप्लाज्म।
आइए समझते हैं अब न्यूक्लियस के जो पार्ट्स हैं उनके फंक्शंस क्या हैं। स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियर कंटेंट से। देखेंगे न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो है वो, जैसे कि मैंने बताया था, राइबोसोम बनाता है और इस न्यूक्लियोलस में होते हैं आरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए और कुछ प्रोटीन्स जो 60 और 40 के प्रतिशत में होते हैं। तो इन दोनों का कम्बिनेशन करके ये राइबोसोम्स बनाते हैं, ये न्यूक्लियोलस। ठीक है, ये राइबोसोम बेसिकली फैक्ट्री है जहाँ पे प्रोटीन को मैन्युफैक्चर किया जाता है, प्रोटीन को बनाया जाता है। तो इस राइबोसोम को बनाने के लिए अ, ये न्यूक्लियोलस जिम्मेदार है। ठीक है, तो यहाँ से जो जब राइबोसोम्स बन जाते हैं, मैंने राइबोसोम्स की को रेड डॉट की तरह बताती हूँ। ये यहाँ से राइबोसोम्स को ऐसे रिलीज कर देता है, यहाँ से सारे राइबोसोम्स निकल कर इस पोर के जरिए बाहर जाते हैं साइटोप्लाज्म में। ये जो है ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये हो गया न्यूक्लियस। अब देखेंगे क्रोमेटिन। ये जो येलो कलर के जो स्ट्रैंड्स आप देख रहे हैं ये है क्रोमेटिन। बेसिकली ये है डीएनए, जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, जो सारे जेनेटिक कोड कैरी करता है, मतलब प्रोटीन कैसे बनाना है, कब बनाना है, कितना बनाना है, ये सब कुछ इस पर्टिकुलर डीएनए के कोड में इनकोडेड है। तो ये डीएनए हमारे पूरे प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल करता है। राइट, ये एक इंस्ट्रक्शंस मैनुअल है जिसमें कोड लिखा हुआ है कि प्रोटीन कैसे बनाना है। अब इस कोड को बाहर ले जाने के लिए सेल में एमआरएनए बनते हैं। एमआरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए, वो इस कोड को कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद इस पोर्स के जरिए बाहर जाते हैं। और बाहर मतलब न्यूक्लियस के बाहर, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, साइटोप्लाज्म में बहुत सारे राइबोसोम्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। न्यूक्लियोलस से ये निकल कर पोर्स के जरिए बाहर आते हैं, ये रेड डॉट्स है ना, ये राइबोसोम्स हैं। तो जब ये मैसेंजर आरएनए पोर से बाहर आते हैं, ये इस राइबोसोम में जाकर कोड राइबोसोम को देते हैं। और राइबोसोम, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री है। तो उस कोड को रीड करती है और उस कोड के हिसाब से प्रोटीन्स तैयार करती है। ठीक है, ये हो गया न्यूक्लियर कंटेंट का फंक्शन। अब देखते हैं कि न्यूक्लियर एनवलप का क्या फंक्शन है। तो जैसे कि मैंने बताया, जब न्यूक्लियोलस राइबोसोम्स बनाता है तो ये राइबोसोम स्पोर के जरिए बाहर आते हैं और यहाँ पे आकर आउटर मेम्ब्रेन में अटैच हो जाते हैं, ऐसे। ठीक है, और आप यहाँ पे देखेंगे ये एक ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है जो आउटर लेयर मेम्ब्रेन से रन करता है। मतलब ये कंटिन्यूअस आउटर मेम्ब्रेन से कंटिन्यूअसली यहाँ पे रन कर रहा है। और ये स्ट्रक्चर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं, जो मैंने मेरे अगले वीडियो में बताया है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक, राइट। सो रफ जो है वो बेसिकली राइबोसोम्स कैरी करता है। तो ये राइबोसोम जब न्यूक्लियस से बनकर इस पोर के जरिए बाहर आते हैं तो वो जाकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अटैच हो जाते हैं इनसे। और इसकी वजह से हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ ईआर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया इस पोर का फंक्शन। आउटर लेयर का फंक्शन यही है कि ये सेल न्यूक्लियस को एक स्ट्रक्चर देता है और साइटोप्लाज्म यानी कि ये साइटोप्लाज्म और ये न्यूक्लियोप्लाज्म, इन दोनों को अलग करने में मदद करता है। ठीक है, ये एक एज अ बाउंड्री काम करता है। और इनर मेम्ब्रेन जो है उसका भी यही फंक्शन है। ये सेल डिवीजन में बहुत इसकी ज़रूरत पड़ती है। ये फैसिलिटेट करता है बेसिकली सेल डिवीजन जब होता है तो वो इनर मेम्ब्रेन से स्टार्ट होता है। और माइटोसिस में आप देखेंगे तो ये यहाँ से डिवीजन स्टार्ट होता है, इनर लेयर से। ठीक है, और ये लैमिन प्रोटीन्स ये भी डीएनए को फैसिलिटेट करते हैं, मतलब उसको कंडेंस करने में मदद करते हैं। कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस
यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिस्ट डाउन किए हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो देखते हैं उन्हें एक एक करके। पहला क्वेश्चन है, न्यूक्लियस को सेल का कंट्रोल सेंटर क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें जेनेटिक कोड होता है, डीएनए होता है, राइट? और वो डीएनए एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल की तरह काम करता है, जिसको देखकर, जिसको रीड कर कर प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस क्यों नहीं होता? इसलिए क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। उसमें जो डीएनए मटेरियल है या जेनेटिक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में होता है और उसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियोलस कहाँ पाया जाता है? तो न्यूक्लियस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियस का मुख्य कार्य क्या है? न्यूक्लियोलस का मुख्य कार्य है राइबोसोम फॉर्मेशन, राइबोसोम्स बनाता है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियर एनवेलप कितनी मेम्ब्रेन से बना है? दो मेम्ब्रेन्स, राइट? इनर और आउटर। न्यूक्लियर पोर्स का मुख्य कार्य क्या है? बेसिकली सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट, वो सब चीजों को अंदर बाहर नहीं करने देता है। कुछ सिलेक्टिव चीजें हैं जिसको वो परमिट करता है, राइट? न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले तीन मुख्य कंपोनेंट्स क्या है? एक है न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन ब्राउन स्ट्रक्चर क्यों नहीं होता? तो ये मैंने शायद वीडियो में नहीं बताया। न्यूक्लियोलस जो है वो मेम्ब्रेन ब्राउन स्ट्रक्चर नहीं है, और वो एक डेंस स्ट्रक्चर है, जैसे एक घना स्ट्रक्चर, एक अ, सघन संरचना जिसे हम कहते हैं। तो वो एक डेंस स्ट्रक्चर है जो बना है आरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से, राइट? तो उसमें मेम्ब्रेन नहीं होता। और दूसरा कारण ये भी है कि अगर मेम्ब्रेन होगा तो जो राइबोसोम बना रहा है उसे रिलीज करने में टाइम लगेगा और वो एफिशिएंट नहीं होगा, राइट? और राइबोसोम को इजीली और क्विकली रिलीज करने के लिए न्यूक्लियोलस में मेम्ब्रेन नहीं होता है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियर लामिना क्रिस्प प्रोटीन से बना है? तो लैमिन प्रोटीन से बना है, राइट? ओके, क्वेश्चन, आरएनए का सिंथेसिस न्यूक्लियस किस किस भाग में होता है? तो जैसे कि पहले ही बताया मैंने आपको, आरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए वो न्यूक्लियोलस में फॉर्म होता है। सेकेंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस होती है किससे? बेसिकली आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मॉलिक्यूल न्यूक्लियस से बाहर ट्रांसपोर्ट होता है? तो दो चीजें होती है जो मैंने आपको बताया होगा, ये बताया था वीडियो में, आपको शायद याद होगा। एक है mRNA, मैसेंजर आरएनए, राइट? और एक राइबोसोम। ये दोनों ही मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियस से निकलकर न्यूक्लियर के पोर के जरिए साइटोप्लाज्म में जाते हैं। नेक्स्ट, माइटोसिस के दौरान न्यूक्लियर एनवेलप का क्या होता है? न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, ओके, बिकॉज सेल डिवीजन के लिए तैयार हो रहा है। तो डीएनए जो है वो डबल इन नंबर हो जाता है, डुप्लीकेट करता है। तो उसको अकोमोडेट करने के लिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो ब्रेक हो जाता है। क्वेश्चन, क्रोमेटिन का मुख्य कंपोनेंट क्या है? सो डीएनए, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन्स। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स किस प्रकार का ट्रांसपोर्ट अलाउ करता है? तो सिलेक्टिव एंड रेगुलेटेड, यानी कि कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स को सिलेक्ट करके अ, उनका अंदर या बाहर जाना रेगुलेट करता है। तो इसी के साथ खत्म करते हैं ये टॉपिक। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और जय हिंद।